पूर्व में व्यक्त और अव्यक्त की परस्पर भिन्न विशेषताओं को बताने के बाद अब सांख्य कारिकाकार इन दोनों की समान विशेषताओं तथा इन दोनों से पुरुष के साम्य और वैषम्य को बताते हुए कहते हैं। पूर्व की कारिकाओं में बताया गया, जो 10वीं कारिका थी उसमें बताया गया था कि व्यक्त और अव्यक्त किस तरह से एक दूसरे से विपरीत हैं, वैभिन्न है, उनमें एक दूसरे से विपरीत गुण वाले हैं। लेकिन इस कारिका में बताया गया है कि व्यक्त और अव्यक्त किस तरह से एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के समान गुण वाले हैं। दोनों के गुण, दोनों की विशेषताएं किस तरह से एक दूसरे के समान हैं और ये दोनों पुरुष से किस तरह से भिन्न हैं। व्यक्त और अव्यक्त किस तरह से समान हैं और ये दोनों पुरुष से किस तरह से भिन्न हैं, अलग हैं, ये इस कारिका में बताया गया है। अर्थात इस कारिका में व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म्य बताया है, उनका स्वरूप बताया है और इसमें कुछ पुरुष का भी स्वरूप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि पुरुष उन दोनों से विपरीत है। पुरुष का भी इसमें स्वरूप कुछ आ जाता है, क्योंकि वो पुरुष इन दोनों से भिन्न है। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्थता च पुमान। अर्थात इसमें पुरुष का स्वरूप भी निहित है कि इन गुणों से युक्त, इन 5 गुणों से युक्त व्यक्त और प्रधान हैं। त्रिगुणम है, अविवेकी है, विषय है, सामान्य है, अचेतन है, प्रसवधर्मी है। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, इन 6 गुणों से युक्त, विशेषताओं से युक्त व्यक्त और प्रधान हैं। इनसे जो विपरीत है, इन विशेषताओं से जो विपरीत है, बिल्कुल पृथक है, अलग है, वो पुरुष है। अर्थात इसमें पुरुष का स्वरूप भी निहित है। तो ये इसमें प्रश्न भी बनता है कि व्यक्त और अव्यक्त का स्वरूप क्या है। यदि ये आता है तब भी इस कारिका को लिखना होगा। और व्यक्त अव्यक्त किस तरह से पुरुष से भिन्न हैं या पुरुष का स्वरूप क्या है, तो इसमें भी इस कारिका को ही लिखना होगा। पुरुष का स्वरूप क्या बताने के लिए भी इस कारिका को समझना जरूरी है और व्यक्त अव्यक्त के साम्य को या स्वरूप को बताने के लिए भी इस कारिका को समझना बहुत जरूरी है। व्यक्तम तथा प्रधानम, ये व्यक्त और प्रधान, व्यक्त अर्थात कार्य और प्रधान अर्थात प्रधान मूल प्रकृति, ये कैसी होती हैं? त्रिगुणम, पहला इनमें गुण होता है, ये दोनों ही तीनों गुणों से युक्त होती हैं। ये त्रिगुण हैं सत्व, रज और तम। इन 3 गुणों वाली ये व्यक्त और अव्यक्त इन 3 गुणों से युक्त होते हैं। व्यक्त में भी ये गुण होते हैं, यदि कार्य पदार्थों में भी ये गुण होते हैं और मूल प्रकृति जो कारण है उसमें भी ये तीनों ही गुण होते हैं। इन तीनों गुणों का स्वरूप क्या होता है, इस स्वरूप के विषय में हम आगे बताएंगे। अभी संक्षेप में यहाँ जान लीजिए कि सत्व, रज, तम ये 3 गुण होते हैं और ये तीनों ही गुण इन दोनों में पाए जाते हैं, व्यक्त में भी और अव्यक्त में भी। अविवेकी, अविव्यक्त अर्थात संहत या संगठित स्वरूप वाले, ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही संघटित स्वरूप वाले होते हैं। अर्थात संघात से मिलकर, अलग अलग कणों से जुड़कर, मिलकर, संगठित करके ये बने हुए होते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। लेकिन इनसे विपरीत जो पुरुष है वो त्रिगुण से भी रहित है। व्यक्त और अव्यक्त त्रिगुणों युक्त हैं, लेकिन पुरुष इसके विपरीत है। पुमान इसके पुरुष जो है, इसका स्वरूप उससे विपरीत है। तो पुरुष कैसा है? त्रिगुण से रहित है, त्रैगुण से रहित है और
अविवेकी भी नहीं है, अर्थात विवेकी है। पुरुष विवेकी है, व्यक्त और अव्यक्त अविवेकी हैं। व्यक्त और अव्यक्त त्रिगुण से युक्त हैं और पुरुष त्रिगुण से रहित है। तीसरा है स्वरूप विषय। ज्ञेय विषय अर्थात ज्ञेय या अनुभव्य अर्थात ज्ञान या अनुभव के द्वारा ग्राह्य। व्यक्त और अव्यक्त ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, अनुभव के द्वारा ग्राह्य हैं, व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही। लेकिन अर्थात ये विषय स्वरूप हैं। विषय ज्ञेय होता है, जानने योग्य होता है, अनुभव के द्वारा अनुभव के योग्य होता है, ज्ञेय होता है। तो व्यक्त और अव्यक्त कैसे हैं? विषय हैं। लेकिन पुरुष इससे विपरीत है। पुरुष क्या है? विपरीत अर्थात विषयी। पुरुष विषयी है और व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं, अर्थात वो ज्ञेय नहीं है, पुरुष है ज्ञाता। पुरुष तो खुद जानने वाला है, खुद ज्ञाता है। ज्ञेय व्यक्त और अव्यक्त ज्ञेय हैं और पुरुष ज्ञाता है, या विषय व्यक्त और अव्यक्त हैं और पुरुष विषयी है। व्यक्त और अव्यक्त सामान्यम दोनों ही साधारण हैं, अनेकों द्वारा ग्राह्य हैं। व्यक्त और अव्यक्त दोनों साधारण हैं, अनेक द्वारा ग्राह्य हैं। लेकिन पुरुष कैसा है? असाधारण है। पुरुष विशेष है, असाधारण है। पुरुष जैसे लक्षण गुण किसी में नहीं होते, क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप होता है, वो चित्त स्वरूप होता है। ये चैतन्य गुण ना तो व्यक्त में होता है और ना अव्यक्त में होता है। तो पुरुष इस तरह से असाधारण है, सामान्य नहीं है। और व्यक्त और अव्यक्त साधारण हैं, एक दूसरे से समान धर्मों वाले भी हैं, लेकिन पुरुष एकदम इनसे असाधारण है, विशिष्ट है। अचेतनम, व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही अचेतन हैं, जड़ हैं, अचित हैं, चैतन्य स्वरूप वाले नहीं हैं। जो मूल प्रधान है, प्रकृति है, जिसे हम अव्यक्त कहते हैं, और व्यक्त जितने भी उसके कार्य जगत है, वो दोनों ही व्यक्त और अव्यक्त कैसे हैं? जड़ हैं, अचित हैं, उनमें चैतन्य नहीं है। लेकिन पुरुष उस जड़ों से विपरीत है, अर्थात पुरुष चेतन है, अचेतन नहीं है, बल्कि पुरुष चैतन्य है, पुरुष में चित्त स्वरूप है, तभी उसे विशेष और विशिष्ट कहा जाता है। प्रसव धर्मी, प्रसव धर्मी अर्थात उत्पन्न करने वाला, विकारशील, परिणामशील, रूपांतर प्राप्त करने वाले, अर्थात प्रसूत करने वाले, उत्पन्न करने वाले। जो मूल प्रकृति है वो भी अव्यक्त जगत को, व्यक्त जगत, अव्यक्त जो है वो व्यक्त जगत को अर्थात कार्य जगत को उत्पन्न करने वाली है। और जो व्यक्त है वो भी अनेक कार्यों को अपने में से उत्पन्न करती है, उससे ये समस्त संसार की सृष्टि होती है। इसलिए जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों हैं वो प्रसव धर्मी हैं, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हुई और व्यक्त से फिर समस्त संसार की सृष्टि हुई। तो ये सब प्रसव धर्मी हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले हैं। लेकिन पुरुष अप्रसव धर्मी है, ये उत्पन्न करने वाला नहीं है। यद्यपि सृष्टि के उत्पन्न करने में पुरुष का सहयोग होता है, चैतन्य की भी अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन पुरुष स्वयं सृष्टि को उत्पन्न नहीं करता, वो सहयोग करता है। तो पुरुष इसलिए अप्रसव धर्मी है, वो प्रसव धर्मी नहीं कहा जाता। तद विपरीत तथा च पुमान, त्रिगुणम, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसव धर्मी, ये 6 जो विशेषताएं बताई गई हैं, ये व्यक्तम तथा प्रधानम, ये व्यक्त और प्रधान की हैं, व्यक्त और अव्यक्त की हैं। इनसे जो विपरीत गुण वाला है, अर्थात जो त्रिगुण रहित, विवेकी, अविषयी और असामान्य अर्थात विशेष,
और चैतन्य और अप्रसवधर्मी, इन 6 गुणों से युक्त पुमान पुरुष है। व्यक्त और अव्यक्त का स्वरूप किस तरह से समान है एक दूसरे के, और पुरुष इनसे व्यक्त और अव्यक्त से किस तरह से भिन्न है, ये इस कार्यक्रम में आपने पढ़ा। अर्थात व्यक्त और प्रधान ये दोनों सत्व, रजस एवं तमस, इन तीनों गुणों वाले अविविक्त अर्थात संघत या संघटित स्वरूप वाले विषय अर्थात ज्ञेय या अनुभाव्य अर्थात ज्ञान या अनुभव के द्वारा ग्राह्य, जड़ या अचित एवं विकारशील या परिणामशील हैं। पुरुष व्यक्त और अव्यक्त से एकदम विपरीत है। इस प्रकार सांख्याभिमत अव्यक्त त्रिगुण अर्थात सत्व, रजस एवं तमस, इन तीनों गुणों वाला है, और उसका विकसित रूप व्यक्त भी स्वभावतः त्रिगुण अर्थात उक्त तीनों गुणों वाला है। अव्यक्त में गुणों के अव्यक्त रूप में रहने के कारण उनके धर्म क्रमशः प्रीति या सुख, अप्रीति या दुख एवं विषाद या मोह अव्यक्त रूप में रहते हैं, और व्यक्त में अर्थात अव्यक्त की व्यक्त अवस्था में गुणों के व्यक्त होने के कारण उनके उक्त प्रीति या सुख आदि धर्म व्यक्त अर्थात प्रत्यक्षतः अनुभूयमान हो जाते हैं, और अनुभूयमान होते हुए अपने धर्मी तत्व आदि गुणों की सत्ता का अनुमान करा देते हैं। अव्यक्त और व्यक्त दोनों ज्ञान या अनुभव के विषय हैं, और इस प्रकार ज्ञान या अनुभव के अतिरिक्त हैं, विज्ञान रूप या विज्ञानाकार नहीं, जैसा कि योगाचार बौद्ध मानते हैं। ये दोनों सामान्य या साधारण हैं, क्योंकि किसी एक के द्वारा नहीं अपितु अनेकों द्वारा ग्राह्य अर्थात उनके ज्ञान के विषय हैं। ये दोनों अचेतन या जड़ हैं, ये दोनों प्रसवधर्मी या परिणामशील हैं, और फलतः इनसे प्रभव उत्पत्ति होती रहती है। सृष्टि की अवस्था में तो अव्यक्त से महत आदि व्यक्त पदार्थों का और महत आदि से अन्य व्यक्त पदार्थों का उद्भव होता ही है। प्रलय अवस्था में जब केवल अव्यक्त रह जाता है, तब भी अव्यक्त में गुणों का सदृश परिणाम रूप प्रसव होता रहता है। उक्त बातों में अव्यक्त और व्यक्त से विपरीत होता हुआ भी पुरुष पूर्व कारका में वर्णित अव्यक्त और व्यक्त की कुछ विशेषताओं को रखने के कारण तत्तद विशेषताओं की दृष्टि से वह अव्यक्त और व्यक्त के समान भी है, और इस प्रकार वह अव्यक्त के समान अहेतुमद या कारण रहित नित्य व्यापक निष्क्रिय अनाश्रित अलिंग निरवयव और स्वतंत्र है, तथा व्यक्त के समान अनेक है।